हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सोमलाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर। विद्यार्थियों, अपने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अपना प्रकरण चल रहा है संधि। पूर्व के कालांशों में हम स्वर संधि के सभी भेद पढ़ चुके हैं। संधि का जो दूसरा भेद है वो व्यंजन संधि है। आज हम व्यंजन संधि की परिभाषा उदाहरण द्वारा समझेंगे। विद्यार्थियों, व्यंजन संधि में लगभग 14 तरह के नियम हैं। तो इन 14 तरह के नियमों को याद रखना थोड़ा कठिन होता है। तो पूर्व की संधियों की तरह इस संधि को भी एक बड़े से वाक्य के रूप में उदाहरण देकर के एक बड़ा वाक्य बनाया गया है, जिसमें एक एक शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो व्यंजन संधि के सभी नियम उसमें आप समझ जाओगे। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यंजन संधि की परिभाषा। व्यंजन संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन और कभी कभी स्वर भी हो सकता है। ध्यान दें, व्यंजन संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो सकता है या कभी कभी स्वर भी हो सकता है। और अंतिम पद का यानी दूसरा जो पद है उसका प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन, स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। तो उस व्यंजन ध्वनि में परिवर्तन या विकार आ जाता है, इसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। परिभाषा को एक बार फिर समझ लें। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन व कभी कभी स्वर भी हो सकता है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन, कभी कभी स्वर भी हो सकता है। जरूर नहीं है कि हमेशा व्यंजन ही हो, कभी कभी प्रथम पद है वो स्वर भी हो सकता है। और उसके बाद में अंतिम पद यानी जो अपन संधि विच्छेद करते हैं और जो अपन धन यानी प्लस का जो निशान आता है उसके जस्ट बाद में जो अंतिम पद का जो पहला वर्ण है, प्रथम वर्ण है, वह स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यंजन ध्वनि में जो अंतिम पद का प्रथम वर्ण है उस ध्वनि में परिवर्तन या विकार आ जाता है, उनके उच्चारण में ध्वनि परिवर्तन आ जाता है, यही व्यंजन संधि है। परिभाषा आप बोर्ड पे लिखी हुई है, आप देख सकते हो। और आपको परिभाषा को अच्छी तरह से समझना है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन या कभी कभी स्वर भी हो सकता है और अंतिम पद का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन हो सकता है। तो उस व्यंजन ध्वनि में विकार या परिवर्तन, उसके उच्चारण में परिवर्तन आ जाएगा, इसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण देखें। पहला उदाहरण है दिग्गज। संधि विच्छेद देखें। दिक धन गज। यहाँ क हलंत स्वर रहित, तो क व्यंजन हो गया। और उसके बाद में आप देख रहे हो ग, ये भी व्यंजन है, यानी व्यंजन के बाद में व्यंजन। तो इसका संधि होने पर व्यंजन हो गया और उच्चारण में भी परिवर्तन हुआ। जब आप संधि विच्छेद पढ़ते हो तो उच्चारण करोगे दिक धन गज, दिक धन गज। जब आप इसको संधि युक्त पढ़ोगे, सबको संधि युक्त पढ़ोगे तो दिग्गज यानी क ग में बदल गया। जो क हलंत है वो ग हलंत में बदल गया, यानी आधा ग है ये, इसको हलंत पढ़ेंगे। पूरा ग न पढ़ करके ये द्वित हो गया, ग है वो द्वित हो गया, यानी क ग, यानी पहला जो वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ये संधि व्यंजन संधि का पहला नियम होगा। जब अपन इसके नियमों का अध्ययन करेंगे तब ये नियम आ जाएगा कि अपने ही वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाना। दूसरा जो उदाहरण है वो है वागीश्वर। वागीश्वर का संधि विच्छेद देखें आप। वाक धन ईश्वर। यहाँ वाक में व्यंजन ध्वनि है क हलंत, और उसके बाद में ईश्वर में ईश्वर आ गया तो व्यंजन और स्वर। उसके बाद में आपका वागीश्वर, यहाँ आपका क है वो ग में बदल गया और उसके बाद में ई, बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पर वागी
बड़ी की मात्रा होगी तो क ग में बदल गया। वागीश्वर, वाक धन ईश्वर, जब आप संधि विच्छेद करके पढ़ोगे तो पढ़ोगे वाक धन ईश्वर, और जो ही संधि होगी ध्वनियों के उच्चारण में परिवर्तन हो गया, व्यंजन क व्यंजन ग में बदल गया और बड़ी की मात्रा इसमें आ गई तो हो गया वागीश्वर। यही व्यंजन संधि है। तीसरा उदाहरण देखें, विषम, वि धन सम। यहाँ आप देख रहे हो कि जो स है दंत्य, व स है वो मूर्धन्य ष षटकोण वाले में बदल गया। तो इसका एक नियम है कि स से पहले स जिसका उच्चारण स्थान यहाँ एक चिन्ह बनाया गया है, आप देख सकते हो तीनों जो स है इनका उच्चारण स्थान अलग अलग होता है, जबकि कई बार है वो विद्यार्थी तीनों का उच्चारण एक जैसा ही कर लेते हैं, स स स ह सत्र ज्ञ। तो इसका कारण ये होता है कि उनको इनका जो मूल उच्चारण स्थान है इसके बारे में उनको ज्ञान नहीं है। तो आप ध्यान रखें, एक अच्छा सा सूत्र है, याद रखें आप, जहाँ से अपन च चम्मच वाला जो तालव्य है, जहाँ से च का उच्चारण होता है वहाँ आप स का उच्चारण करोगे, स संकर वाला, और जहाँ से अपन ट जो मूर्धन्य है इसका उच्चारण करते हैं वहाँ से बोला जाएगा ष षटकोण, और जहाँ अपन त दंत्य त बोला जाता है, जीभ एकदम दांत के पास में चली जाएगी, वहाँ से उच्चारण होगा स सड़क। तो इसका शुद्ध तीनों का अलग अलग उच्चारण करो आप, स श स। यहाँ आपकी जीभ तालु पे जाएगी, दूसरे वाले श षटकोण में जीभ गुर्दा पे जाएगी, और तीसरा वाला स सड़क वाला है वो इसमें जीभ दांत के पास में चली जाएगी। वज्र ध्वनि है तो इनका उच्चारण बदल जाता है। तो इसका नियम है कि स से पहले अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, यानी अ आ नहीं आएगा, अ आ के अलावा कोई भी स्वर आता है तो ये जो स है वो श षटकोण वाला श में बदल जाता है, यानी स श में बदल जाता है। तो विषम का विषम, विषम विषम, तो ध्वनि के उच्चारण में परिवर्तन हो गया। देख लीजिए वापस, आप एक बार पढ़ोगे आप वि धन सम, और जो आप संधि करके पढ़ोगे तो इसका उच्चारण हो जाएगा विषम श षटकोण। चौथा जो उदाहरण है वो है परिच्छेद, परि धन छेद। यहां आप देख रहे हो कि एक नया व्यंजन इसमें जुड़ गया। तो इसका भी एक नियम है कि प्रथम पद में अगर कोई स्वर हो, यहां देख लीजिए आप परी में आपका ई स्वर है और उसके बाद में व्यंजन है, यानी प्रथम पद में स्वर हो और उसके बाद में व्यंजन भी कौन सा, छ व्यंजन हो, तो छ से पहले च का आगम हो जाता है, यानी च और उसके आगे जुड़ जाएगा, यानी स्वर के बाद में व्यंजन का संयोग है तो नए वर्ण का आगम हो जाता है। च के आगे छ आ जाएगा, छ के आगे च आ जाएगा, इसको चागम संधि भी कहते हैं संस्कृत में। यानी प्रथम पद में स्वर और उसके बाद में छ हो तो च हलंत किया हुआ है, च आधा, जो च हलंत उसको आधा भी लिख सकते हैं, तो ये आधा ही लिखा जाता है, उच्चारण हलंत आधा होगा। परिच्छेद का परिच्छेद, परिच्छेद परिच्छेद, संधि युक्त पढ़ोगे तो हो जाएगा परिच्छेद। तो इस प्रकार ये संधि की जो परिभाषा है वो उदाहरण देकर के स्पष्ट की गई है। अगले कालांश में हम इस संधि व्यंजन संधि के जितने भी नियम हैं उन सभी नियमों के आधार पर जो वाक्य बनते हैं शब्द दे करके, जैसे अपन पूर्व में पढ़ते आ रहे हैं कि हर एक संधि का एक एक वाक्य बना लिया, तो उसी प्रकार अगले कालांश में हम एक वाक्य लिखेंगे बड़ा, और उस वाक्य के जो शब्द आएंगे उसको अंडरलाइन करके एक एक शब्द का विश्लेषण करके उसका संधि विच्छेद करके उसके नियमों का अध्ययन करेंगे। मैं विश्वास और आशा अपेक्षा करता हूँ कि आप इस प्रकरण को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और आने वाले सभी कालांश में आप चैनल से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।